जब पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी कर्ज में डूबी थी, जब अंग्रेज व्यापार करने आए थे मगर खुद उधारी पर जी रहे थे, तब एक भारतीय व्यापारी था जो अपनी शर्तों पर खेल खेलता था। उसका नाम था बीरजी बोरा। एक ऐसा व्यापारी जिसने न सिर्फ अंग्रेजों और डचों को अपने पैसों पर नचाया, बल्कि मुगल सम्राट तक को उधार देने की ताकत रखता था। सूरत की तंग गलियों से उठकर पूरे हिंदुस्तान के व्यापार पर राज करने वाला यह सौदागर ना तो राजा था, ना ही कोई सेनापति। फिर भी उसकी दौलत और दिमाग के आगे बड़े बड़े हुक्मरान झुकने पर मजबूर हो जाते थे। आखिर कौन था ये व्यापारी? कैसे उसने अपने नाम का ऐसा सिक्का जमाया कि उसकी हुंडी, जिसको प्रॉमिसरी नोट भी कहा जाता है, सोने से भी ज़्यादा कीमती मानी जाती थी। और जब मराठा योद्धा शिवाजी महाराज ने उसकी तिजोरियों पर धावा बोला, तो क्या बीरजी बोरा का साम्राज्य बिखर गया या फिर उसने अपने व्यापार को बुलंदियों तक पहुंचाया? ये कहानी है भारत के सबसे अमीर व्यापारी की, जिसने मुगल, अंग्रेज और डच तीनों को अपने पैसों का गुलाम बना दिया। तो चलिए समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं बीरजी बोरा की अनसुनी दास्तान। मुगल कालीन भारत व्यापार और समृद्धि का केंद्र था, जहाँ कई महान व्यापारी और उद्योगपति उभर कर सामने आए। उन्हीं में से एक नाम था बीरजी बोरा, जो 17वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे अमीर व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। गुजरात के सूरत से अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करने वाले बीरजी बोरा ने व्यापार की दुनिया में ऐसी पकड़ बनाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी तक को उनसे ऋण लेना पड़ा। उनकी आर्थिक शक्ति और व्यापारिक कौशल ने उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली व्यापारियों में स्थान दिलाया। वे गुजरात के सूरत शहर के एक धनी व्यापारी थे और अपने समय में व्यापार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स के अनुसार बीरजी बोरा को उनके समय का सबसे अमीर व्यापारी माना जाता था। उन्हें मर्चेंट प्रिंस कहा जाता था और उनकी संपत्ति लगभग 80 लाख रुपए आंकी गई थी, जो उस समय एक बहुत बड़ी राशि थी और आज के हिसाब से ये 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। हालांकि उनके पारिवारिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार वे श्रीमाली ओसवाल पोरवाल जाति से थे। धार्मिक कार्यों में उनकी बड़ी भागीदारी थी, जिसके कारण उन्हें समाजपति संघवी की उपाधि दी गई, जो किसी मंदिर निर्माण या बड़े धार्मिक आयोजन में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दी जाती थी। बीरजी बोरा विभिन्न वस्तुओं के व्यापार में संलग्न थे, जिनमें अफीम, सोना चांदी, मूंगा, कपास, काली मिर्च, हाथी दांत और शीशा शामिल थे। इनमें से कई उत्पादों पर उनकी मोनोपोली स्टैब्लिश थी। उनके व्यापारिक एजेंट्स भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, बुरहानपुर, गोलकुंडा, मालाबार क्षेत्र और आगरा में स्थित थे। इसके अलावा उनके एजेंट फारस की खाड़ी, लाल सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों में भी कार्यरत थे। उनकी व्यापारिक शाख इतनी मजबूत थी कि उनकी हुंडी भारत और विदेशों में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती थी। हुंडी का अर्थ ये होता है कि एक कागज पर उन्होंने प्रॉमिसरी नोट लिख कर दे दिया और उसे लोग स्वीकार करने लगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनके एजेंटों के माध्यम से सूरत से आगरा तक धन स्थानांतरण करवाती थी। उनकी हुंडियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन में किया जाता था। बीरजी बोरा ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रमुख ऋणदाता थे। वे उच्च ब्याज दर पर 1% से 1.5% तक मासिक रूप से ऋण देते थे, जिससे अंग्रेज अक्सर शिकायत करते थे। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों में लिखा गया है, शहर में केवल बीरजी बोरा के पास पैसा है और वही इसे उधार देने की क्षमता भी रखता है। डच की एक रिपोर्ट के अनुसार 1669 में अंग्रेज व्यापारियों की बीरजी बोरा के प्रति देनदारी 7 टन सोने के बराबर हो गई थी। इससे बोरा को व्यावसायिक सौदों में महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। अंग्रेज व्यापारियों के अनुसार जब तक वे उनके ऋण चुकता नहीं कर देते, वे सूरत में मुनाफा नहीं कमा सकते थे। 1669 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीरजी बोरा और उनके परिवार से 4 लाख रुपए कर्ज लिया
जो आज के समय का 10 से 12 हजार करोड़ रुपए है। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी दक्कन विजय के दौरान बीरजी बोरा से आर्थिक सहायता मांगी थी। हालांकि वे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिद्वंदी थे, फिर भी उन्होंने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को समय समय पर मूल्यवान उपहार भेजकर अच्छे संबंध बनाए रखे। उन्होंने मुगल सूबेदारों से भी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे। 1635 में सूरत के गवर्नर हकीम सादरा ने उन्हें संक्षिप्त रूप से कैद किया था, लेकिन बाद में शाहजहां के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। शाहजहां को 4 अरब घोड़े भेंट करने के कारण उन्हें सम्राट की कृपा प्राप्त हुई। उनकी प्रमुख व्यापारिक रणनीति काली मिर्च के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। वे डच व्यापारियों से संपूर्ण काली मिर्च का भंडार खरीद लेते थे और अन्य व्यापारियों द्वारा लाई गई काली मिर्च भी खरीद लेते थे। इसके बाद वे अंग्रेज व्यापारियों को ऊंचे दामों पर काली मिर्च बेचते थे, जिससे वे संपूर्ण एकाधिकारवादी कहलाने लगे। वे अपने एजेंटों को कपास और अफीम के साथ कालीकट भेजते थे, जहां वे दोगुने दाम में इन वस्तुओं को बेचते और उससे काली मिर्च खरीदते थे। फिर इस मिर्च को अंग्रेजों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। उनके प्रभाव के कारण कोई अन्य व्यापारी उनके कारोबार में दखल देने की हिम्मत नहीं करता था। 1664 और 1670 में मराठा राजा शिवाजी ने सूरत पर हमला किया और बीरजी बोरा के गोदामों को लूटा। पहली बार में वे 6 बैरल सोना, धन, मोती, रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खो बैठे। हालांकि अपने व्यापारिक कौशल और आर्थिक प्रभाव के कारण वे इन नुकसानों से उबरने में सक्षम रहे। कोई ऐसी ऐतिहासिक साक्ष्य तो प्राप्त नहीं है, परंतु 1670 के दशक में वे वृद्ध हो गए और उन्होंने व्यापार से संन्यास ले लिया। उनके पोते ने उनके व्यवसाय को संभाला। माना जाता है कि उनका निधन 1675 के आसपास हुआ था। बीरजी बोरा लगभग 50 वर्षों तक सूरत के व्यापारिक परिदृश्य पर छाए रहे और पूंजी और व्यापारिक गतिविधियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के समकक्ष बने रहे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक अनसुनी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।